हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 20 प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। देखिए दोस्तों, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। देखिए दोस्तों, इंसुलिन जो है इसको मधुसूदनी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका फार्मूला अगर हम देख लें, इंसुलिन का फार्मूला तो कार्बन 45 और जो है हाइड्रोजन 69 और जो है ऑक्सीजन 14 और नाइट्रोजन 11, सल्फर और H2 होता है, मतलब 3 जल होता है, 3 जल होता है। तो इसका फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, कार्बन 45, हाइड्रोजन 69, ऑक्सीजन 14, नाइट्रोजन 11 और सल्फर और H2 3H2O H2O, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। तो आप देख लें तो इंसुलिन का उत्पादन जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा होता है। यह जो है लैंगरहैंस अग्नाशय में पाया जाता है, इसको पेनक्रियाज भी बोलते हैं। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों। यह इसके बीटा लैंगरहैंस के बीटा कोशिकाओं से जो है इसका स्राव होता है, तो साथ में ये भी ध्यान रखेंगे। और जो है इसकी खोज जो है बैटिंग वेस्ट द्वारा सबसे पहले गाय के अग्नाशय से इसको प्राप्त किया गया था, इंसुलिन को प्राप्त किया गया था। तो उम्मीद करते हैं इससे संबंधित सारी जानकारी आपको आप तक पहुंच गई होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए कीटों में 6 पैर होते हैं, इसलिए इसको षटपादी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है कि कीटों के कितने पैर होते हैं। तो दोस्तों 6 पैर होते हैं, जो भी जिनके भी 6 पैर होते हैं वो कीटों की श्रेणी में आते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। देखिए दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। रेनिन जो है दूध को पचाने में मदद करता है। देखिए रेनिन एंजाइम आमाशय में मौजूद एक ग्रंथि से स्रावित होता है। यह जो एंजाइम है जन्म से लेकर 3 साल तक के बच्चों में ही स्राव होता है, उसके बाद 3 साल के बाद इसका स्राव बंद हो जाता है। यही कारण है कि जो है बुढ़ापे में जो है या 3 साल से अधिक लोगों में जो है दूध पचने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। देखिए हमारे शरीर की बनावट के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे शरीर में टोटल 60% जल होता है और बाकी अन्य पदार्थ होता है। हमारे शरीर में टोटल 60% जल होता है। यदि शरीर में 60% जल है तो हमारे शरीर का जो सबसे अधिकतम जो भार होगा वो किसका होगा, जल का होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जल की हम बात कर लें तो हमारे शरीर में जो है 60% जल है, लेकिन मस्तिष्क में 85% जल होता है, रक्त में 79% जो है 89% जल होता है, जबकि फेफड़े में 80% जल होता है। और साथ ही अगर हम पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी पर जो है टोटल जो है कुल जल का जो है मात्र 3% ही हम लोग पीने में उसका उपयोग लाते हैं, जबकि 97% जल जो है समुद्री जल होता है जो कि पीने में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये भी साथ में आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? रदरफोर्ड, रॉन्टजेन, मैक्सवेल, टेरिसेली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रॉन्टजेन ने जो है एक्सरे किरणों का आविष्कार किया था। अब देखिए इसका आविष्कार जो है इन्होंने 1895 ईस्वी में किया था और इस आविष्कार के लिए इनको 1901 ईस्वी में भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। तो साथ में आप ये भी याद रख सकते हैं कि भौतिकी का जो है पहला नोबेल प्राइज किस व्यक्ति को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉन्टजेन को दिया गया था भौतिकी का नोबेल।
नोबेल। किसको दिया गया था? सबसे पहले 1901 में दिया गया था, रोंटगेन को दिया गया था और एक्स किरणों की खोज के लिए दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। और आज का अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की नोक निम्नलिखित में से किस एक की बनी होती है? देखिए, पेंसिल की नोक की अगर बात कर लें तो यह ग्रेफाइट की बनी होती है और यह जो है विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए, ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप है और यह असंतृप्त होता है और साथ ही यह षटफलकीय होता है। और चूंकि यह असंतृप्त होता है इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है, जबकि यह एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से इसमें से क्या हल्का है? देखिए, जल की अगर परमाणु H2O के अगर हम लोग H2O के अगर द्रव्यमान की हम लोग बात कर लें, H2O के अगर हम लोग द्रव्यमान की बात कर लें तो H2O का द्रव्यमान जो है 18 होता है, 18 होता है। तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन हल्का होगा। अगर एल्युमिनियम की बात कर लें तो इसका लगभग 27 के करीब होता है, सोडियम की बात कर लें तो इसका लगभग 23 के करीब होता है, जबकि मैग्नीशियम की अगर बात कर लें तो इसका 24 के करीब होता है। और मैग्नीज की अगर बात कर लें तो मैग्नीज जो है जल से हल्का होता है। अब देखिए, मैग्नीज जो है कॉफ़ी का महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। मैग्नीज का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन यह जो है कॉफ़ी में पाया जाता है, मौजूद होता है कॉफ़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूध के खराब होने का कारण है लैक्टोबैसिलस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देखिए, जब दूध में लैक्टोबैसिलस की मात्रा अधिक हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, तो दूध फट जाता है, खराब हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। साथ ही ये भी आप ध्यान रखिएगा कि लैक्टोबैसिलस के कारण ही दही का जमना भी संभव हो पाता है। यह एक प्रकार का जीवाणु है जो कि फायदेमंद, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हरित गृह प्रभाव होता क्या है। देखिए, हमारे वातावरण में कुछ गैसें मौजूद होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन। इन गैसों के कारण जो भी सूर्य से प्रकाश आता है, पृथ्वी पर आती है, वह कुछ प्रकाशों को इन गैसों के द्वारा उनको कवर कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। लेकिन कभी कभी ये गैसें भारी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में हमारे वातावरण में हो जाती है, जिससे जो है ज़्यादा जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं और धीरे धीरे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। तो इस कारण जो है हरित गृह प्रभाव के कारण अगर देख लें तो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या हरित गृह प्रभाव जो है पृथ्वी के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है, तो देखिए, अगर हम इस हरित गृह प्रभाव को अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन ये फायदेमंद होता है, फिलहाल फायदेमंद होता है जब तक नॉर्मल स्थिति रहती है। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो पृथ्वी का तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी के कारण अभी तक जो है प्लस में 15 डिग्री सेल्सियस जो है पृथ्वी का तापमान एवरेज में बना हुआ है। तो ये भी बात आप एक ध्यान रख सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी का जो है औसतन तापमान कितना है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 15 डिग्री सेल्सियस। पूरे पृथ्वी का औसतन एवरेज टेम्परेचर रहता है 15 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के अतिरिक्त प्रतिबिंबों को संचारित करने में समर्थ विद्युत युक्ति कहलाती है। देखिए, ध्वनि को देखें, टेलीफोन में केवल ध्वनि जाती है, ऑडियो में भी केवल ध्वनि जाती है, माइक्रोफोन में भी ध्वनि जाती है, लेकिन प्रतिबिंब की भी बात कर रहा है, ऐसा कि उसमें आपकी छवि भी दिखाई दे। तो वीडियो फोन जो होता है, इसमें जो है ध्वनि के साथ साथ जो है आपकी छवि, आपकी इमेज भी दिखाई देती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी? लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का अगर आंसर देख लें, जेनर, रोनाल्ड रस, लुई पास्चर और हेनसेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेनसेन। हेनसेन ने लेप्रोसी बेसिलस की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनसेन। अगला क्वेश्चन है, वायु का वेग किससे मापा जाता है? वायु का वेग जो है किससे मापा जाता है? स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, टेकोमीटर,
आइडियोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर। देखिए एनीमोमीटर को हम पवन वेगमापी के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही अगर टोकोमीटर को देखें तो टोकोमीटर क्या होता है, तो टोकोमीटर जो है ये घूर्णन गति को मापता है, राउंड अप को मापता है कि कितनी बार रोटेशन हुआ। इसको आरपीएम से डिनोट किया जाता है। मतलब आरपीएम माने आर फॉर राउंड, कितना राउंड मारा पर मिनट, पी फॉर पर, आई एम फॉर मिनट, कितना राउंड पर मिनट होता है, तो उसको टेकोमीटर कहते हैं, जो कि घूर्णन गति को मापता है। अब देख लें, अगर स्पीडोमीटर की बात कर लें तो स्पीडोमीटर क्या होता है, तो स्पीडोमीटर जो है कार में या जो है पहिए वाले वाहनों में लगा होता है, जो कि स्पीड की गति को मापता है और दिखाता है कि कितने स्पीड में गाड़ी हमारी कितने के वेग में चल रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक निम्नलिखित में से निम्नलिखित रोगों के कुछ विशेष प्रकार के उपचार में काम आता है। तो कैंसर, एड्स, पोलियो, सिफिलिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पोलियो। इसका प्रयोग जो है पोलियो में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधे का जनन अवयव कौन सा होता है। देखिए पौधे का जनन अवयव कौन सा होता है, तो पुष्प से ही पौधे का निर्माण होता है। अब देखिए पुष्प की अगर बात कर लें तो इसमें नर भाग को पुंकेसर या उसको अंग्रेजी में स्टेमन कहते हैं, ये परागकण पोलन ग्रेन्स में पाया जाता है, जबकि मादा भाग को अंडप और अंग्रेजी में कार्पेल बोलते हैं, जो कि वीजांड ओवुलस में पाया जाता है। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है। बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। अब देख लीजिए, अगर हम विटामिन B1 का अगर हम रासायनिक नाम जान लें तो इसको थायमिन बोलते हैं। अगर विटामिन देखिए, विटामिन कुल जो है 6 प्रकार के होते हैं, A B C D E और K। ए का नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसके कमी से रतौंधी होती है। बी का नाम थाइमिन है, इसके कमी से बेरी। सी का नाम एस्कॉर्बिक है, इसके कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। और डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, जिससे रिकेटस रोग होता है। और जो है ई का नाम टोकोफेरॉल होता है, जिससे बाजपन होता है। और विटामिन के का नाम जो है फिलिक्यूनोन होता है, जिससे रक्त का थक्का ना बनना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो साथ में ये सारे फैक्ट्स भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात कर लें, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरुण। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके और फैक्ट्स की बात कर लें तो यह जो है सूर्य से दूरी में 7वां ग्रह है और जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। यह पृथ्वी से 4 गुना जो है ज़्यादा बड़ा है, 4 गुना, पृथ्वी से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। यह जो है 82 डिग्री पर झुका हुआ है, जिसको दूरबीन से देखने पर लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। साथ ही अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दोनों ग्रह जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। इसका परिक्रमण कार्य जो है 84 वर्ष में एक बार होता है। 84 वर्ष में एक बार ये सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि, शुक्र, मंगल, बुध। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका लाल होने का कारण है कि यहाँ पर अधिक मात्रा में जो है आयरन उपलब्ध है, इसलिए जो है मंगल ग्रह लाल दिखाई पड़ता है। और इसके 2 उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह है, जिसको फोबोस और डीमोस कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग में होती है। देखिए कंप्यूटर की पीढ़ी की अगर बात कर लें तो पहली पीढ़ी 1940 से जो है 1956 के बीच में आती है और इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ये पहली पीढ़ी है। और दूसरी पीढ़ी की अगर बात कर लें तो यह जो है 56 से लेकर के और 63 तक इसको दूसरी पीढ़ी को कहा जाता है। तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी पीढ़ी में जो है थर्ड पीढ़ी जो है इसकी 63 से जो है
ये 63 से जो है 1963 से जो है और 1971 तक माना जाता है। और इसमें एकीकृत परिपथ, जिसमें एक ही परिपथ में, एक ही सर्किट में ढेर सारे ट्रांजिस्टर को लगा दिया जाता है और उसी एकीकृत परिपथ का प्रयोग इसमें किया जाता है तीसरी पीढ़ी में। और चौथी पीढ़ी की अगर बात कर लें तो चौथी पीढ़ी को हम लोग 1971 से जो है 1971 से अब तक जो चल रहा है चौथी पीढ़ी ही चल रहा है और इसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किए हैं। और जो पांचवी जो पीढ़ी आ रही है अभी आने वाली है, जस्ट आने वाली है 2020 में, ये पूरी तरह से आ जाएगा। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, तो साथ में ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। ये वाला पूछा जा सकता है कि पांचवी पीढ़ी जो है किस पर आधारित है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, जो कि मानव के जैसा सोच सकता है और व्यवहार कर सकता है। तो इसने पहली पीढ़ी की बात की है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलक्षण पेप्टीज तथा कंगारू में साझा है। देखिए पेप्टीज और कंगारू ये जो दोनों होते हैं इनके अंदर दांत नहीं होता है, तो दांत रहित जबड़ा, दांत नहीं होता है इनके जबड़े में, जिससे ये केवल कांट को खा पाते हैं और जो है कांट मुलायम पड़ जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि नीचे दिए गए रुधिर वर्गों के समुच्चयों में से किस एक के बीच रुधिर संचरण संभव है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर करेंगे कि ए बी सी या इनमें से क्या आंसर हो सकता है। डी